हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द फ्राइडे फॉर्मूला सीरीज। फ्राइडे फॉर्मूला एक ऐसी सीरीज जहां पर हम एएफएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। एएफएम में न्यूमेरिकल जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उसी नीड को केटर करते हुए ये सीरीज है जहां पर हर फ्राइडे हम लोग एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट को कवर अप करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जहां पर हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड बात करेंगे। Before starting the topic, I would like to tell you that EduTap has launched a few courses to accelerate your exam preparation, which includes Bankers Capsule course, जहां पर आपको recorded versions मिलेंगे आपके सभी modules के। आप अपनी flexibility के हिसाब से इन recorded versions को watch कर सकते हैं और अपने syllabus को cover up कर सकते हैं। Then comes a super crash course, जहां पर आप अपने teachers के साथ engage करते हुए लाइव बेसिस पर अपने सिलेबस को विद इन 24 कंसेप्ट क्लासेस कवर कर पाएंगे। आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 24 कंसेप्ट क्लासेस में कवर करवाए जाएंगे। एंड देयर इज अ टेस्ट सीरीज फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज में कैसे एनरोल करना है और कैसे क्या क्या फीचर्स इन कोर्सेज के रहेंगे, डिटेल में हम लोग बात करते हैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, जहां पर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसी टेक्निक है जहां पर बिजनेस ये देखता है कि कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को एनालाइज किया जाता है, यानी उसके कॉस्ट, उस प्रोजेक्ट पे हमारा खर्चा कितना लग रहा है और उससे हमें कितना बेनिफिट डिराइव होगा, ये सब चेक किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में दो मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं, विच इंक्लूड्स नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, जिसको हम एनपीवी टेक्निक बोलते हैं, एंड आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक। क्लियर? अब ये दोनों टेक्निक्स क्या एज्यूम करती हैं? दोनों टेक्निक्स एज्यूम करती हैं कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनके बारे में हमें विद सर्टेनिटी पहले ही पता है और कोई इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एनपीवी मेथड की, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की। यहाँ पर क्या किया जाएगा? देखिए, एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है ना, उसमें मैंने कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी एंड देन मुझे उस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में कैश फ्लोज भी रिसीव होंगे, है ना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या कहता है? उन फ्यूचर कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। जो फ्यूचर में आपको कैश फ्लोज होने वाले हैं, डिस्काउंटिंग कर कर, डिस्काउंट रेट का यूज कर कर इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और इस प्रेजेंट वैल्यू को अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करो। अगर ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, इफ दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। Whereas if it is less than the initial investment, तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी इस प्रोजेक्ट को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए और कोई और ऑल्टरनेटिव जो है उसे ढूंढना चाहिए। यानी कि इन्वेस्टमेंट्स जिनका एनपीवी पॉजिटिव होगा उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को अंडरटेक किया जाएगा। तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है? सबसे पहले सभी नेट कैश फ्लोज को एस्टिमेट किया जाता है कि एक प्रोजेक्ट से कितने कैश फ्लोज हमें होने वाले हैं। देन उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है यूजिंग द डिस्काउंटिंग मेथड। देन उन प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड किया जाता है और फिर बाद में उसमें से इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस किया जाता है। पॉजिटिव फिगर आई तो एक्सेप्ट, नेगेटिव फिगर आई तो रिजेक्ट। ये फॉर्मूला है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, और एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इट इज फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n। ठीक है, तो ये भी वही है, ये भी वही बात कर रहा है। आपने यहाँ पर i को 1 ले रखा है, तो आपको जितनी बारी कैश फ्लोज होंगे आप उतनी बारी इस तरीके से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर लीजिए और फिर जो आपके पास टोटल कैश फ्लोज आएंगे उसमें से अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसे माइनस कर दो। इसी तरीके से हम लोग एनपीवी निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी है जिसने एक प्रोजेक्ट को कंसीडर कर रही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपीस है। प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्रोजेक्ट जो है वो फ्यूचर में 30,000, 40,000 और 50,000 के कैश फ्लोज जो हैं वो जनरेट करेगा ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, आपको एनपीवी निकालना है। तो कैलकुलेशन आपकी किस तरीके से होगी?
पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज जो सबसे पहले आपको 30,000 आने वाले हैं, 1.10 पावर 1, देन 40,000, 1.10 पावर 2, एंड देन 50,000, 1.10 पावर 3। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ 27272.72। देन 40,000 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ जाएगा 33,057.85। एंड लास्ट वन इज 50,000 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1.1 के क्यूब से, तो ये मेरे पास आ गया 37,565.74। तो 27272.72 प्लस 33,057.85 प्लस 37,565.74, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो आ रहा है 97,876.31। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी 1 लाख है, तो मैं एनपीवी निकाल लूँगी। एनपीवी निकल जाएगा 97,876.31 माइनस 1 लाख। तो जब मैं इसमें से 1 लाख माइनस करूँगी तो मेरे पास माइनस में आंसर आ रहा है 2103.69। तो मेरा एनपीवी नेगेटिव है, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्रॉफिटेबल नहीं है। एनपीवी के बेसिस पर इसे क्या कर दिया जाएगा, एनपीवी के बेसिस पर इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है आपको किस तरीके से एनपीवी की कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जहां पर एनपीवी 0 के बराबर है। एनपीवी 0 के बराबर है मतलब जो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है और जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो दोनों बराबर है। अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आता है तो प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर लिया जाएगा, बट अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आता है तो प्रोजेक्ट को अंडरटेक नहीं किया जाएगा। एनपीवी और IRR में अगर कंपैरिजन करना हो तो IRR जो है उसको ज़्यादा जो है वाइडली यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू एनपीवी मेथड। नेक्स्ट मेथड वी हैव इज अ पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एक ऐसा टाइम पीरियड देख रहे हैं जब मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न आ रही है। एक बेंचमार्क पे बैक पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है और जिन प्रोजेक्ट्स का लॉन्गर पे बैक पीरियड होता है उन प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप यानी उन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया जाता है। जिन प्रोजेक्ट्स में लेसर पे बैक पीरियड होगा वही प्रोजेक्ट्स आइडियल रहेंगे फॉर कैपिटल रैशनिंग, फॉर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। तो जैसे हमारे पास ईयर है, 10 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अब प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक 5th ईयर अगर मैं एक बेंचमार्क पे बैक पीरियड देखूं तो 5th ईयर तक यहाँ पर 53,000 रुपीज़ जो है वो आ चुके हैं, बट सेकेंड प्रोजेक्ट में 5th ईयर तक सिर्फ 50,000 आए। ऑल्दो जो प्रोजेक्ट ए है उसके कैश फ्लोज काफ़ी अप डाउन हो रहे हैं और 5वें साल के बाद यानी 6th ईयर ऑनवर्ड्स तो प्रोजेक्ट ए में कोई कैश फ्लो हो ही नहीं रहा, बट प्रोजेक्ट बी जो है वहां पर आपके कैश फ्लोज रेगुलर हैं और 10 सालों तक आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पर कैश फ्लोज आ रहे हैं। तो अगर इनको जनरली आप कंपेयर करो तो प्रोजेक्ट भी बेनिफिशियल है, बट अगर मैं पे बैक पीरियड के बारे में बात करूं और 5 इयर्स ही बेंचमार्क सेट किया जाए तो प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट कर लिया जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट ए आपको बी के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। जो पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड में मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर हम लोग पे बैक पीरियड के बाद में क्या बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर कर चलते हैं। ये उन कंपनीज, उन बिजनेसेस में फॉलो होता है जहां पर कैश फ्लो की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें कम पीरियड में ही अपने कैश को रिकवर करना दे प्रेफर। तो इस मेथड के ड्रॉबैक्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को जो है वो
अकाउंट नहीं किया जाता, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। देन पे बैक पीरियड आपका आइडियल, जैसे हम बेंचमार्क पे बैक पीरियड की बात करें तो बेंचमार्क पे बैक पीरियड का क्या होगा, वो आर्बिट्ररी है, वो आपके ऊपर, आपकी पर्सनल जजमेंट और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पे बैक पीरियड लेकर चल रहे हो। फिर सिर्फ उन्हीं के कैश फ्लोज को कंसीडर किया जाएगा जो कि पे बैक पीरियड में आ रहे हैं, उसके बाद के बेनिफिट को इग्नोर कर दिया जाएगा। और एक कंपनी रिस्की प्रोजेक्ट्स की तरफ चली जाती है ऑन डिमांडिंग अ फास्टर पे बैक पीरियड, एक्सपेक्टिंग और वांटिंग अ फास्टर पे बैक पीरियड, तो एक कंपनी जो है वो ज़्यादातर रिस्की प्रोजेक्ट्स की तरफ चली जाती है। देन कम्स ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको एवरेज रेट या सिंपल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, जितने आपको सालों का प्रॉफिट दिया हुआ उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, है ना। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, सम ऑफ बिगनिंग यानी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका ARR हायर है उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, हायर देन द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के इस मेथड के ड्रॉबैक्स क्या हैं, यहाँ पर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड नहीं किया, इग्नोर किया जाता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूडेड हैं, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहती है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में। और आर्बिट्ररी कट ऑफ क्या होगा, ARR के लिए, वो भी एक आर्बिट्ररी क्वेश्चन है। और अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो कंपैरेटिवली सिंपलर मेथड है। यहाँ पर कैश जो इनकम है, इनकम की कंप्लीट स्ट्रीम को कंसीडर किया जाता है और ये प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर अकाउंट किया जाता है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पर अकाउंट किया जाता है। तो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया और आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने को बोले, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, सबसे पहले आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकल जाएंगे, 52,000 प्लस 56,000 प्लस 59,000 प्लस 57,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेंगे, 52 प्लस 56 प्लस 59 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 4, मेरे पास कितना आ गया, 56,000 आ गया। और एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट दी हुई है 16 लाख, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, यानी मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 8 लाख। अब बात करते हैं ARR की, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की। तो एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो 56 डिवाइडेड बाय 8 लाख, मेरे पास कितना आ जाएगा, 7% जो है वो ARR आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। कुछ स्टॉक और इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ एंट्रीज जब हम करते हैं तो एक हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह रहा है कि आप जब गुड्स को प्रोड्यूस करते हो तो उन गुड्स को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। और सेल्स में से जब गुड्स को बनाने का खर्चा माइनस किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से आने वाला प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के 3 मेथड्स हैं एज पर इंड AS या AS2। इंड AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री को वैल्यू करने के 3 मेथड है, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। ऑल्दो दिस मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंड AS। तो हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। और इंड AS2 जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज को रिकॉग्नाइज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी और आपको बोला है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, परचेजेस 80,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 30,000। तो ये आपके पास हो जाएगा 80,000 COGS। देन आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सिंपल फॉर्मूला सेल्स माइनस COGS। सेल्स कितना है 1,20,000 और COGS कितना आ गया 80, यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 रुपीज। क्लियर। ऐसे ही इन्वेंट्री वैल्यू हो जाएगी। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10 कंप्यूटर्स का 20,000 रुपीज़ का एक कंप्यूटर है। परचेज आपने किए 20 कंप्यूटर्स 15 अप्रैल को, 25,000 का एक फर्नीचर था और 15 कंप्यूटर्स आपने सेल कर दिए टू द कस्टमर। तो अगर मैं अप्रैल 30 अप्रैल को मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा बचा है 15 कंप्यूटर्स का। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मुझे इसी क्लोजिंग स्टॉक की ही तो वैल्यू निकालनी है, यानी कि फर्स्ट केस जहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक बचा है 15 कंप्यूटर्स का, यानी सेल कहाँ से हुए, सेल 10 कंप्यूटर्स यहाँ से हो गए और 5 कंप्यूटर्स यहाँ से सेल हो गए। जो स्टॉक बचा है वो कहाँ से बचा है, मेरा 15 अप्रैल वाला स्टॉक बचा है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, 15 कंप्यूटर बचे हैं, कौन से वाले बचे हैं, 25,000 वाले बचे। तो 15 इंटू 25 कर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा एज 3,75,000। देन अगर मैं लीफो मेथड की बात करूं तो लीफो मेथड कहता है कि पहले लास्ट वाला स्टॉक यूज करो, बाद में पहले वाला करना। तो ये जो 15 कंप्यूटर सेल हुए हैं इसमें से सारे के सारे कंप्यूटर्स यहाँ से ही ले लिए गए हैं, है ना। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक एज इट इज पड़ा है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकलेगा, मेरे पास 20,000 के जो कंप्यूटर्स थे उसका स्टॉक एज इट इज पड़ा है और 5 कंप्यूटर्स मेरे पास 25,000 वाले पड़े हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 1,25,000, यानी कि 3,25,000 मेरा लीफो मेथड के हिसाब से स्टॉक बचेगा। और थर्ड मेथड जो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, एवरेज कॉस्ट निकाली जाएगी पर कंप्यूटर, यानी कि 10 इंटू 20,000 प्लस 20 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाय टोटल कंप्यूटर्स हैं 30। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख और ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 30, यानी कि 23,333 का एक कंप्यूटर मान लो हो गया। तो आपको अब निकालना है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो 15 कंप्यूटर बचे हैं, सबका रेट यही लगेगा 23,333 इंटू 15, आपके पास क्या आ जाएगा, लगभग 0.33 भी अगर ले लो आप तो आपके पास 3.5 लाख का स्टॉक बन रहा है एज पर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। फीफो मेथड कहता है कि पहले जो कंप्यूटर आए उन्हें मतलब जो पहले स्टॉक आया वो पहले निकलेगा, बाद वाला बाद में निकलेगा। लीफो कहता है कि पहले लास्ट वाला निकलेगा और बाद में पहले वाला निकालेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कहता है कि एक वेटेड एवरेज निकाल लो और उसी रेट के हिसाब से आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आएगा। सो कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स, अ कंपनी इन्वेस्टेड 80,000 इन अ प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज आर 20, 25, 30 एंड 20। और कंपनी चाहती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी रिकवर कर सकती है उतना जल्दी रिकवर कर ले। तो अगर 80,000 की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है तो मेरे पास पहले यहाँ 20 हुआ, 20 प्लस 25 45 हो गया, 45 प्लस 30 75 हो गया और 75 प्लस 20 95 हो गया। यानी मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में सेटल होगी, है ना। 3 इयर्स के बाद सेटल होगी। तो 3 इयर्स मेरा पे बैक पीरियड कैसे आएगा, 3 इयर्स प्लस, अब यहाँ पर 75 के बाद मेरा कितने पैसे बचे हैं, सिर्फ 5,000 बचे हैं सेटल करने, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 20,000। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इयर्स प्लस
3.25, यानी कि 3.25 ईयर्स में मेरी जो ये इन्वेस्टमेंट है ये पे बैक पीरियड आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रेडिंग फर्म है जिसने आपको ये रिपोर्टिंग दी है, सीओजीएस निकालना है। सीओजीएस कैसे निकलता है? सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25,000, परचेजेस आर 1,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरिएज है और क्लोजिंग स्टॉक 35 हो गया। तो मेरे पास कैलकुलेट कर कर क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट कर कर मेरे पास आंसर आएगा 1,15,000, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपको ARR निकालना है और आपको उन्होंने बोला है एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स 12,000 है और कंपनी ने 1 लाख एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 120 डिवाइडेड बाय 2, यानी मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 60। तो ARR कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कितना है? 12,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट है मेरी 60,000। तो यानी कि मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सॉरी ARR कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको फीफो मेथड के हिसाब से इन्वेंट्री की वैल्यू करनी है। 150 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना। पहले आपका स्टॉक आया 100 यूनिट्स 10 रुपीज़ के, फिर 100 यूनिट्स 12 रुपीज़ के, फिर 50 यूनिट्स आपके 14 रुपीज़ के, और आपके पास एंड में 150 यूनिट्स बचे हैं। तो सेल निकाल लेते हैं। टोटल स्टॉक मेरा 250 आ रहा है, तो सोल्ड मेरे कितने हैं? सोल्ड तो मेरे 100 आ रहे हैं। तो ये 100, तो यही वाले 100 जो है ये सेटल हो गए होंगे, यानी ये मेरे पास स्टॉक बच गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होगी? 100 बचे हैं मेरे पास 12 रुपीज़ वाले और 50 बचे हैं मेरे पास 14 रुपीज़ वाले, यानी कि 1900 का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रही है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। प्रोजेक्ट से आपको यूनिफॉर्म कैश फ्लोज आने वाले हैं फॉर द 30,000 रुपीज़ नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसीडर करते हुए NPV कैलकुलेट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, 5 साल तक आपको 30,000 रुपीज रिसीव होने वाले हैं। ठीक है, और 1.10 आपका रिटर्न है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन कर कर लगभग 1,13,723.57 जो है वो आ जाएगा। तो NPV निकल जाएगा इन्हीं प्रेजेंट वैल्यू में से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, उससे माइनस कर दो, यानी कि 13,723.57 बचा है। और इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल है तो आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर लोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। तो 323.57 है, राउंड ऑफ करके 24 हो जाएगा। तो बी आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आई कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है अंडर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट कैन अराइज फ्रॉम NPV, IRR, पे बैक पीरियड, ARR, and then from the COGS and valuation of inventory.
इसी तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके बारे में हमने सेशन के स्टार्टिंग में बात की थी। उन कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पर जाकर edutab.in सर्च कर JIB कोर्सेज वहाँ पर ढूंढना है। कोर्सेज सेक्शन में आपको JIB कोर्सेज मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको ये वाला स्क्रीन जो है ये विजिबल होगी। तो बैंकर्स कैप्सूल कोर्स ऐसा कोर्स जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वर्जन्स मिल जाएंगे आपकी सारी क्लासेस के। मॉड्यूल वाइज आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके वहाँ पर कवर करवाए गए हैं और आप उन क्लासेस को अपनी फ्लेक्सिबल आवर्स, अपनी फ्लेक्सिबल कंडीशन सिचुएशंस के हिसाब से वॉच कर सकते हैं। जब चाहें आप पढ़ सकते हैं। आप जैसे ही प्रिपरेशन करेंगे तो मॉक टेस्ट की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश कर सकते हैं। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आपको कंबाइंड बेसिस पर भी मिलेगा और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के। यहाँ पर चारों सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पर IAFS अलग, PPB अलग, AFM अलग, RBWM अलग। अगर आपको इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट की जरूरत है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी बैंकर्स कैप्सूल कोर्स ले सकते हैं। देन कम्स अ सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्स ऐसा कोर्स जहाँ पर आपको 24 लाइव क्लासेस में आपका सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन 24 क्लासेस में आपको कवर करवाए जाएंगे। 60 आवर्स की आपकी यहाँ टीचिंग रहेगी। लाइव क्लासेस का बेनिफिट है कि आप लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हो, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसे आपकी तैयारी होती जाती है आप अपने मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश कर सकते हैं। देन अगर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करनी है तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल लेंथ और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल होंगे। एग्जाम पैटर्न्स पर ये मॉक टेस्ट बनाए गए हैं तो आपको एग्जाम एनवायरनमेंट फील होगा वाइल प्रैक्टिसिंग दीज मॉक टेस्ट। इन कोर्सेज को एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फॉर एनी अदर काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस और ईमेल अस एट 8146207241 और ईमेल अस एट hello@edutab.co.in। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से आपके एग्जाम जो हैं वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप, आई विश कि आपके एग्जामिनेशन जरूर क्वालिफाई हो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।